हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण, जो कि है हमारे अध्याय तीसरे का एक भाग। और हम फटाफट से ये पढ़ेंगे, छोटी सी एक चीज है, ठीक है। हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। फिर धातुओं के रासायनिक गुण किस तरह से हम बता सकते हैं। पहले तो है धातुओं का वायु में जलना। अभी जो हमारे धातु हैं वो वायु में जलने पर अलग अलग रंग की वो देते हैं लौ, ठीक है। तो एक मान लीजिए जो हमारा Mg है, Mg दे देगा श्वेत रंग का लौ। फिर हमारा जो बेरियम है वो दे देगा हरे रंग का लौ। तो ये सारे जो है वो अलग अलग रंग के लौ देते हैं। अब पहले क्या लिखा है, कौन सी धातु आसानी से जल उठती है। हमको ये समझ में आ जाए, जब हम धातु को वायु में जलाएंगे तो हमको क्या क्या समझ में आएगा, हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो पहले तो हमको समझ में आएगा कि कौन सी धातु आसानी से जल सकती है, ठीक है। हमको ये समझ में आएगा सोडियम आसानी से जल सकता है कि पोटेशियम आसानी से जल सकता है। ऐसे कौन से धातु है जो आसानी से जल उठते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जब धातु जल रही थी तो ज्वाला का रंग क्या था। तो अलग अलग जो धातु हैं वो लौ जो है अपनी जो ज्वाला जो है वो अलग अलग रंग की देते हैं, जो फ्लेम जो है वो अलग अलग रंग की देते हैं। तो कभी कभी जब हमको पता नहीं होता कि ये कौन सा धातु है, तो हम उसको क्या करते हैं, कभी कभी फ्लेम टेस्ट करके करते हैं। तो फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं, हम धातु की एक पतली सी वायर लेते हैं और उसको क्या है जला के देखते हैं। और अगर वो किसी रंग का लौ देता है, हरे रंग का लौ दे दिया या फिर श्वेत रंग का लौ दे, तो हमको समझ में आ जाता है कि आखिर कौन सा धातु जल रहा है, ठीक है। तो जब धातु जल रही होती है तो वो कौन से रंग का ज्वाला देती है, ये हमको समझ में आ जाता है। अब तीसरा क्या है, धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, धातुओं को ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करते हैं, जब वो जलते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं। और इस अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम घटते क्रम में कि कौन सा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा सबसे ज्यादा कम अभिक्रियाशील है, हम इस हिसाब से उसको एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमको क्या समझ में आएगा कि कौन सा धातु आसानी से जल सकता है, कौन से धातु का किस रंग का ज्वाला होगा और कौन सा धातु सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रियाशील है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर धातुओं का वायु में जलने से क्या होता है, देखते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर दी हुई धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जब भी धातु जलता है तो धातु उसके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ में मिलकर जो धातु जो है उसका एक ऑक्साइड बना देता है। तो धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या दे देते हैं, धातु ऑक्साइड दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो जलने पर क्या होता है, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ में मिलकर दी हुई धातु का धातु ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, Mg जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। वैसे ही कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एक ऑक्साइड देता है, धातु ऑक्साइड देता है। ये कोई भी धातु मान लीजिए इसको, ठीक है। समझ में आया। आगे देखते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या बोला जा रहा है, हमने अभी Mg के बारे में पढ़ा है ना, मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। उसी तरह जब कॉपर वायु की उपस्थिति में जलता है या फिर गर्म किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर हमको देता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया, कॉपर ऑक्साइड वो देता है। इसको हम संतुलित भी कर देते हैं, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो होता है हमारे काले रंग का, ठीक है। समझ में आया। तो जब कॉपर को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना देता है। और कॉपर ऑक्साइड कौन से रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है काले रंग का, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर धातुओं का वायु में जलने से क्या होता है, उनकी अभिक्रियाएं दे रखी है। अब मैंने जैसे पहले बताया था, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कॉपर ऑक्साइड देता है, ठीक है। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। तो हमको क्या क्या पता पड़ गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में मिलकर हमको कॉपर ऑक्साइड देता है, और उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। समझ में आया है ना।
इसको संतुलित करा हमने अभी। तो सारे जो धातु है वो जलते वक्त, वायु में जलते वक्त ऑक्सीजन के साथ में मिलकर उस धातु का ऑक्साइड प्रदान करते हैं। क्या क्या हमारे पास में उदाहरण है? मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जलकर धातु ऑक्साइड देते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हमको क्या समझ में आया? धातुओं को वायु में जब जलाते हैं हम, तो वो सारे हमको एक धातु ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, धातुओं के वायु में जलने से क्या होता है ये हमको समझ में आ गया है। अब तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में थियरी आ गई। ठीक है, अब ये जो धातु जब हम वायु में जलाते हैं तो जो धातु ऑक्साइड बनते हैं वो अलग अलग प्रकृति के बनते हैं, वो अलग अलग प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो उन व्यवहारों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के बारे में। तो एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो जब जलकर ऑक्साइड देते हैं, ठीक है, दोनों ऑक्साइड देते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है, एक जिंक ऑक्साइड देता है। और ये जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारे एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स बनते हैं वो हमको अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय बोले तो अम्लीय वो होता है जिससे अम्ल बन सकता है, और क्षारीय तो अब हम पढ़ेंगे कि जो ऑक्साइड बनते हैं हमारे धातु के, उन ऑक्साइड्स में आखिर क्या क्या व्यवहार होते हैं, वो ऑक्साइड किस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो अलग अलग धातु के जो ऑक्साइड्स बनते हैं ऑक्सीजन के साथ में मिलकर वायु में जलने के बाद वो अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वो कौन से धातु के क्या व्यवहार होते हैं हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय, धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो हमको क्या बताया इसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार से व्यवहार करते हैं। हमको कैसे पता पड़ता है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं करके? जब हम धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तब भी वो लवण और पानी देता है, और जब हम उसी धातु ऑक्साइड को क्षार के साथ में भी अभिक्रिया करवाते हैं तो तब भी वो लवण और पानी देता है। तो हमने क्या बोला? जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड के व्यवहार दो होते हैं। व्यवहार कैसे होते हैं? दो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कौन सा? पहला हो गया अम्लीय, ठीक है, और दूसरा हो गया क्षारीय। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय। हमको कैसे पता पड़ता है कि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? जब हम धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको लवण और पानी मिलता है ना। उसी तरह इसी धातु ऑक्साइड को जब हम क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तब फिर से हमको लवण और पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आया? कौन सी चीज अम्ल के साथ में लवण और पानी बनाता है? क्षार। और कौन सी चीज क्षार के साथ में लवण और पानी बनाता है? अम्ल। तो इसका मतलब ये कि धातु ऑक्साइड अम्ल भी है और क्षार भी है, वो दोनों के दोनों जो व्यवहार है उसको प्रदर्शित करता है। और ऐसे धातु ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब आपने पढ़ा होगा एम्फीबियंस के बारे में बचपन में, जो पानी और धरती दोनों पर रह सकते हैं। उसी तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो कि क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एम्फोटेरिक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। और उभयधर्मी ऑक्साइड के कौन से हैं हमारे उदाहरण? उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है,
आगे बढ़े फिर, ज्यादातर धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो ज्यादातर जो ऑक्साइड है वो जल में नहीं घुल पाते, ठीक है। ऐसे कुछ ऑक्साइड होते हैं जो जल में नहीं घुल पाते, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऐसे धातुओं के ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलकर हमको क्षार प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड पानी में मिलकर क्या हमको देता है, हमको देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक क्षार है। तो इस धातु ऑक्साइड ने पानी में मिलकर हमको एक क्षार प्रदान करा। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, जो कि फिर से एक क्षार होता है। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ने मिलकर हम पानी में मिलकर हमको क्या दिया, क्षार दिया, ठीक है। वैसे ज्यादातर धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया उभयधर्मी ऑक्साइड और ये पानी में घुलने वाले ऑक्साइड्स क्या प्रदान करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों अम्लीय और क्षारीय प्रकार के होते हैं, क्षारीय व्यवहार के होते हैं, और घुलनशील जो हमारे ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुलकर हमको क्षार प्रदान करते हैं। उभयधर्मी का हमारे पास में है एग्जाम्पल या फिर उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, और घुलनशील हमारे पास में धातु ऑक्साइड का एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। धातुओं को वायु में जलाने पे जो अभिक्रियाएं होती हैं, समीकरण सारे लिखे हुए हैं, अभी वो पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये कौन से वाले हैं, ये वाले हैं उभयधर्मी, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब ये दोनों अम्ल और क्षार व्यवहार के होते हैं, ठीक है। तो अभी क्षार व्यवहार के हैं, कैसे पता, अम्ल क्षार व्यवहार के हैं कैसे पता पड़ेगा, जब हम एक क्षार को अम्ल के साथ में मिलाते हैं तो हमको लवण और पानी मिलता है ना। तो उसी तरह जब हमने धातु ऑक्साइड को एक अम्ल के साथ में मिलाया तो हमको मिलता है लवण और पानी। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया में हमको लवण और पानी मिल गया। उसी तरह जब हम क्षार के साथ में किसी अम्ल को मिलाते हैं तब हमको मिलता है फिर से लवण और पानी। तो धातु ऑक्साइड को जब हमने क्षार के साथ में भी अभिक्रिया करवाई तो हमको फिर से लवण और पानी मिला। इसका मतलब क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्षार की तरह भी व्यवहार कर रहा है और अम्ल की तरह भी व्यवहार कर रहा है। और ये क्या है, समीकरण है ये हमारा। Al2O3 6HCl के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर AlCl3 लवण देता है और 3H2O पानी देता है। और उसी तरह जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है उसके साथ में मिलाते हैं तो हमको मिलता है NaAlO2 और उसके साथ में पानी, यानी कि लवण और पानी मिलता है। तो दोनों तरफ से हमको लवण और पानी मिलता है। मतलब अम्ल जो Al2O3 है वो अम्ल भी है और क्षार भी है, वो दोनों के व्यवहार का है, ठीक है। समझ में आ गई अभिक्रिया क्या है, समीकरण कैसे बना, ठीक है। आगे देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों जो ऑक्साइड हैं ये वाले, ये दोनों जल में घुलकर हमको क्षार देते हैं। ये वाले उभयधर्मी ऑक्साइड तो खत्म यहाँ पे, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड खत्म। ये है हमारे घुलनशील ऑक्साइड, घुलनशील ऑक्साइड। और घुलनशील ऑक्साइड कौन से वाले थे, हमने पढ़ा था, घुलनशील ऑक्साइड थे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड पानी में मिलकर हमको क्या देता है, NaOH, और NaOH क्या है, NaOH है एक क्षार। तो घुलनशील जो हमारा ऑक्साइड होता है वो पानी में मिलकर हमको क्षार देता है। उसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड जो है वो भी पानी में मिलकर हमको एक क्षार दे रहा है। तो ये सारे क्या है, ये है समीकरण, ठीक
है, ये सारे हैं समीकरण जो आपको याद होने चाहिए। Na2O और H2O मिलकर हमको NaOH देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। उसी तरह K2O पानी में मिलकर हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है जो कि एक क्षार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उभयधर्मी जो है वो अम्ल और क्षार के साथ में लवण और पानी देते हैं, और जो हमारा सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है वो हमारे को पानी के साथ में एक क्षार देते हैं। ठीक है, घुलनशील और उभयधर्मी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। धातु की विभिन्न अभिक्रियाशीलता। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर वह आग पकड़ लेती है। कौन सा? पोटेशियम और सोडियम। ये इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं कि वो खुले में अगर हम ऐसे रख दे, जैसे हम कोई भी चीज को रख देते हैं, हम कोई भी लोहे को रख देते हैं, उस तरह हम हवा में खुले में रख दे तो वो हवा में ही आग पकड़ लेती है। वो इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। तो हमको आग पकड़ने से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने तथा आग पकड़ने से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो पोटेशियम और सोडियम को आग ना पकड़ने के लिए किस में डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो हवा में ही बैठे बैठे ही आग पकड़ लेते हैं, इतने ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मामूली गर्मी में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। गर्म करने पर आयरन जलता तो नहीं, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे का चूरा डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। तो क्या बोला, अभी हमको सोडियम और पोटेशियम का तो समझ में आ गया कि वो हवा में खुले में ही आग पकड़ लेते हैं, लेकिन मामूली गर्मी में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसे जो धातुएं हैं वो बैठे बैठे बिल्कुल आग तो नहीं पकड़ती, लेकिन उसकी सतह पर एक ऑक्साइड की पतली सी परत चढ़ जाती है। ठीक है, एक पतली सी परत चढ़ जाती है, लेकिन वो पूरा का पूरा नहीं जलते। किसकी तरह? सोडियम और पोटेशियम की तरह वो पूरा का पूरा नहीं जलते। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते, वो उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो उसकी सतह पर एक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। किसकी? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की। और गर्म करने पर आयरन जो है हमारा Fe आयरन जो है वो जलता तो नहीं है, लेकिन अगर हम आग के अंदर लोहे का चूरा डालते हैं तब वो तेजी से जलने लग जाता है, वरना जब हम उसको ऐसे गर्म करते हैं लोहे के टुकड़े को तो वो इतनी आसानी से जलता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। सोडियम और पोटेशियम बैठे बैठे जल जाते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है वो एक पतली सी परत बना लेते हैं ऑक्साइड की अपने ऊपर, और जो लोहा है वो वैसे तो नहीं जलता, लेकिन बर्नर में अगर हम लोहे का चूरा डालेंगे तब वो तेजी से जलने लगता है। इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको समझ में आता है कि सारे जो धातु हैं उन सबकी अभिक्रियाशीलता बहुत अलग अलग होती है। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रिय होते हैं, और जो लोहा है वो बहुत ही ज्यादा कम अभिक्रियशील होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के बारे में। ठीक है, अब अभी तक हमने किस बारे में पढ़ा? अभी तक हमने सोडियम, पोटेशियम, सॉरी ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, और एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, आयरन, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉपर के बारे में। कॉपर जलता तो नहीं है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो उसी तरह कॉपर क्या है? कॉपर जलता नहीं है। कॉपर बैठे बैठे सोडियम और पोटेशियम की तरह जलता नहीं है, लेकिन उसको जब गर्म करते हैं, जब उस कॉपर को हम गर्म करते हैं बहुत ज्यादा, तब जो है वो ऑक्सीजन के साथ में कॉपर ऑक्साइड बना देता है, जो कि एक काला रंग का होता है, और ये एक काली परत बन जाती है। किसके ऊपर? काली एक परत बन जाती है। किसके ऊपर? कॉपर धातु के ऊपर। ठीक है, कॉपर धातु की अभिक्रियाशीलता समझ में आ गई। वो वैसे नहीं जलता, लेकिन उसको अगर हम गर्म करें तो उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आगे क्या है? सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक गर्म करने पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो सिल्वर और गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा कम अभिक्रियशील होते हैं, इसीलिए तो उसके जेवर बनते हैं। अगर वो सब ज्यादा अभिक्रियशील वाले हो गए, ज्यादा रिएक्टिव हो गए, तो वो तो हमारे त्वचा पर भी, हमारे स्किन पर भी जलने लग जाएंगे। इसलिए सिल्वर और गोल्ड बहुत अधिक गर्मी पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम अभिक्रियाशील होते हैं। उसको हम कितना भी गर्म कर ले,
है वो साथ में ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि अगर वो अभिक्रिया करने लग गया तो फिर तो हमारी त्वचा में जो भी हम जेवर पहनते हैं सिल्वर और गोल्ड के, चांदी और सोने के, वो भी फिर ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बनाने लगेंगे और ये सब हमारे त्वचा के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा, है ना, बहुत हानि पहुंचाएगा। तो इसलिए हम सिल्वर और गोल्ड के साथ में हम जेवर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत गर्म करने पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया। तो एनोडीकरण क्या है, एल्यूमिनियम का एनोडीकरण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम जो है भाई वो पानी के साथ, वो हमारे ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना देता है। किसके ऊपर? एल्यूमिनियम धातु के ऊपर। तो जैसे अगर ये धातु हो गई हमारी, इसके ऊपर एक परत बन जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक परत बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो ये क्या करता है, ये हमारे अंदर का जो धातु है, अंदर का जो एल्यूमिनियम है, उसको खराब होने से बचाता है, उसका संक्षारण होने से बचाता है। तो यह एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। तो हम वैसे अगर इसको गर्मी में छोड़ दें तो वो एक पतली सी ऑक्साइड की परत बनाता है, लेकिन हम एनोडीकरण से क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ा सकते हैं। उस मोटी ऑक्साइड की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बाहर तो ऑक्साइड रह जाता है, लेकिन अंदर जो है, अंदर धातु एकदम ठीक होता है, एकदम सुरक्षित होता है। ठीक है, उसका संक्षारण नहीं होता, उस पर जंग नहीं लगता। क्यों? उसके ऊपर ही एक सुरक्षा के लिए परत है, इसलिए नहीं बनता। आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। जैसे कि मैंने बताया, इस परत को मोटा करके इससे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत है उसको अगर हम मोटा कर दे तो अंदर संक्षारण होने से हम उसको अधिक सुरक्षित कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को बचा सकते हैं। इतना समझ में आ गया एनोडीकरण क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए एनोडीकरण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या है, प्रक्रिया देखते हैं। प्रक्रिया है एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो हमने क्या करा, हमने मान लीजिए एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और एनोड पर रख दिया हमने एक एल्यूमिनियम का धातु। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु रख दिया, साफ वस्तु, और यहाँ पर हमारा कैथोड हो गया, और ये क्या है, ये है हमारा पूरा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4। और जब हम इसमें से विद्युत का प्रवाह करते हैं तब ये जो H2SO4 है वो अपघटित हो जाता है। ठीक है, वो अपघटित हो जाता है और वो अपघटित होकर एनोड के पास में ऑक्सीजन को भेज देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को जब वो एनोड के पास में भेजेगा तो एनोड के पास में ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के पास में जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगा, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो मोटा होता जाता है, परत चढ़ाता जाता है हमारे एल्यूमिनियम के धातु के ऊपर, के साफ वस्तु के ऊपर, और उसका पूरा का पूरा एनोडीकरण कर देता है। और इस मोटी परत के वजह से अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो उसका बिल्कुल भी संक्षारण नहीं होता और वो संक्षारण से बच जाता है। तो एनोड पर निकली हुई ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। जैसे कि मैंने बताया, H2SO4 जो है उसका विद्युत से अपघटन होता है, अपघटन मतलब अलग होता है, तो H2SO3 अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा, और ये जो O है वो यहाँ पे एनोड के पास में पहुंच जाता है, और एनोड के साथ में एनोड पे होता है एल्यूमिनियम, और वो एनोड के साथ में एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन मिलकर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना देता है, और वो धीरे धीरे वो मोटी होती जाती है, और वो मोटी परत जो है वो संक्षारण से एल्यूमिनियम को बचाती है। ठीक है, जो भी हमारे बर्तन होते हैं उन सब का एनोडीकरण होकर ही हमारे पास में आता है। ये सब के ऊपर एक मोटी परत होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि अंदर के एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आप तब अगले सेशन में, इस सेशन के लिए बस इतना था वैसे, पर अगले सेशन में हम और भी चीजें पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। तब तक के लिए आप ये सारी चीजें रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप बिल्कुल भी ये सब ना भूलें और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।